हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। ये जो सिलेबस है ये बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का म्यूज़िक वोकल का सिलेबस है। नोटेशन सिस्टम स्केल सिस्टम है ये। इसमें मैंने राग, ताल और जो पद्धति स्वर लिपि की है वो पहले करा दिया है। आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं इससे पहले की वीडियोस। अब हम पढ़ेंगे हिंदुस्तानी संगीत में जो उत्तरी और कर्नाटकी साइड में जो संगीत होते थे उसको कैसे गाया जाता था और कैसे वो लिखते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तरी संगीत में, हिंदुस्तानी संगीत में केवल गीत की बंदिश निबंध रूप में गाई जाती है और अन्य संपूर्ण विस्तार अनिबद्ध रूप में किया जाता है। कर्नाटकी संगीत मुख्यतः निबद्ध रूप से गाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तानी संगीत स्वर प्रधान होता है और कर्नाटकी संगीत लय प्रधान होती है। गीत गाते समय ही आलाप, बोल तथा तान इत्यादि प्रकारों का प्रयोग में लाया जाता है और गीत गाते समय केवल संगतियाँ, निरावल और सरगम का ही प्रयोग होता है तथा आलाप या तान नहीं ली जाती है। इसमें आलाप और तान दोनों ली जाती है, याद रखिएगा। विलंबित ख्याल, भजन या ठुमरी इत्यादि शैली के गायन का प्रदर्शन विलंबित होता है और इसमें क्या है, सभी गीतों की लय क्या होती है, मध्य लय में ही रहती है। पांचवा है आपका ध्रुपद, धमार, ख्याल, भजन या ठुमरी इत्यादि शैलियों का गायन का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें क्या है, रागम, तालम, पल्लवी तथा कीर्तन या कीर्ति प्रदर्शन किया जाता है। तो ये इसका अंतर हो गया। उसके बाद है आपका हिंदुस्तानी उत्तरी स्वर में कौन कौन से स्वर प्रयुक्त होते हैं। सा, फिर कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, शुद्ध म, फिर तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी और शुद्ध नी होते हैं। फिर कर्नाटकी दक्षिणी स्वर में कौन कौन से स्वर लगते हैं। सा होता है, शुद्ध रे होता है, पच श्रुति रे अथवा शुद्ध ग होता है। उसके बाद सट श्रुति रे होता है, फिर साधारण ग होता है, अंतर ग होता है, शुद्ध म होता है, प्रतिमा होता है, प होता है, फिर शुद्ध ध होता है, फिर पंच श्रुति ध अथवा शुद्ध नी होता है, फिर सट श्रुति ध अथवा कौशिक नी होता है, फिर काकली नी होती है। तो ये आपका स्वर पद्धति है। उसके बाद आपका सिलेबस में संकेतन प्रणालियाँ। संकेतन प्रणाली किसका है, पंडित भातखंडे जी का और विष्णु जी का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय के साथ संकेतन प्रणालियों के विकास ने संगीत रचनाओं को उनके व्याकरण के अनुसार लिखित रूप में व्यक्त करने की अनुमति दी है। उस प्रक्रिया ने लोगों की रचनाओं को संग्रहित करने और उन्हें संप्रेषित करने की अनुमति दी है ताकि लंबे समय के बाद भी कोई सामग्री न खोई जाए। तबला रचनाओं को लिखते समय दो मुख्य संकेतन का उपयोग किया जाता है, जैसे किसने किया है, पंडित भातखंडे संकेतन प्रणाली और पंडित पलुस्कर संकेतन प्रणाली। पहले स्टार्ट करते हैं भातखंडे जी का। योग शब्दांश के नीचे एक्स का प्रयोग किया जाता है। ताली का क्रमांक क्रम शब्दांश के नीचे लिखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई शब्दांश ताल की तीसरी ताली पर आता है तो वहाँ 3 लिखें। विभाग का क्या होता है, प्रत्येक विभाग के बाद 1 और इसका डैश का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी मात्रा में एक अक्षर हो जैसे ध, तो मात्रा के नीचे कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता है। यदि किसी मात्रा में अनेक अक्षर हों जैसे ध, ति, धे, ते, ध, तो मात्रा के नीचे ऊपर की ओर वक्र बनाया जाता है और विराम को क्या किया जाता है, ये आकार से दर्शाया जाता है। भातखंडे संकेतन प्रणाली भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त संकेतन की एक प्रणाली है। यह एक सप्तक के 12 स्वरों सा रे गा मा प ध नी और उनके उच्च सप्तक समतुल्य हैं सा रे गा मा प ध नी को संख्यात्मक मान प्रदान करता है ताकि किसी विशेष राग को संख्याओं के एक समूह द्वारा दर्शाया जा सके। यह प्रणाली 20वीं शताब्दी की शुरुआत में विष्णु नारायण भातखंडे जी द्वारा तैयार की गई थी और आज भी संगीतज्ञों और कलाकारों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपका पंडित पलुस्कर संकेतन प्रणाली है। योग शब्दांश के नीचे फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। ताली मात्रा की संख्या अक्षर के नीचे लिखी जाती है। उदाहरण के लिए यदि ताली 5वीं मात्रा पर आती है तो वहाँ 5 लगाएं। खाली में क्या होता है, शब्दांश के नीचे प्लस का प्रयोग किया जाता है या एक्स का भी प्रयोग किया जाता है या 0 का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक्स का प्रयोग तो वहाँ किया जाता है जहाँ पे पहली मात्रा आती है। विभाग क्या होता है, संपूर्ण ताल समाप्त होने के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक विभाग के बाद इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। विराम को किसी आकार से दर्शाया जाता है जो एस के टाइप में होता है। यदि किसी मात्रा में एक अक्षर है जैसे ध, तो मात्रा के नीचे एक क्षैतिज रेखा लगाएं। यदि किसी दिए गए मात्रा में 2 अक्षर हैं तो जैसे धागे, तो मात्रा के नीचे 2 छोटे वृत्त ओ बनाएं, प्रत्येक अक्षर के लिए 1। यदि किसी दिए गए मात्रा में 3 शब्दांश है जैसे ता, की, ते, तो मात्रा के नीचे क्या लगाएंगे, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनाएं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि अगर हम दोगुनी, तिगुनी, चौगुनी करते हैं तो कई मात्राओं को एक साथ हमें ऐड करना होता है। यदि किसी दिए गए मात्रा में 4 शब्दांश है जैसे 3 केना, तो मात्रा के नीचे 4 के ऊपर वक्र लगाया जाता है। ठीक है, विराम को एस से दर्शाया जाता है। ठीक है, दोनों संकेतन प्रणालियों के बीच की तुलना हम देखेंगे कि पंडित भातखंडे संकेतन प्रणाली हमें ताल की
खाली और ताली और विभाग की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। हालांकि यदि किसी मात्रा में कई अक्षर हैं तो हम हमेशा उसके नीचे एक ऊपर की ओर वक्र बना देते हैं। उदाहरण के लिए तिस्र जाति 1/6 मात्रा बोल और चतुस्र जाति 1/8 मात्रा बोल लिखने में अंतर करने का कोई तरीका नहीं है। हम आसानी से यह अनुमान भी नहीं लगा पाते हैं कि कोई विशेष ताली किस मात्रा पर आती है, क्योंकि इसमें ताली का संख्या क्रम लिखा जाता है, ना कि उस मात्रा की संख्या जिस पर वह ताली आती है। पंडित पलुस्कर का क्या है? इसकी संकेतन प्रणाली हमें ताली और खाली की स्थिति के बारे में भी जानकारी देती है, लेकिन ताल के विभाग का संकेत नहीं देती है। ये ताली और खाली का नहीं देती है, लेकिन विभाग का संकेत देती है। लेकिन जो पलुस्कर जी हैं ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, विभाग का संकेत नहीं देते हैं, ताली खाली का संकेत देते हैं। हालांकि हम एक मात्रा के भीतर कई अक्षरों के मूल्य को उसकी जटिल संकेत प्रणाली के अनुसार अधिक सटीक रूप से बता सकते हैं। फिर भी 1/5वें या 1/7वें मात्रा के लिए कोई प्रावधान नहीं है। पंडित भातखंडी संकेतन प्रणाली लंबी रचनाओं के लिए पसंदीदा प्रणाली है। तो ये दोनों संकेतन प्रणालियों के बीच की तुलना थी। ठीक है, फिलहाल के लिए आपका सिलेबस इतना ही था और मैं देखती हूँ अगर सिलेबस में कुछ रह गया है तो उसकी वीडियो जल्दी आएगी। धन्यवाद।